नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 5 नवंबर 2020। तो शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि शिक्षा सत्र के बीच में कोई तबादला नहीं किया जाएगा। सरकार को इसका पालन करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि नियुक्ति नियम है, तबादला अपवाद। सरकार को शर्तें लगाने का अधिकार है, किसी भी अध्यापक को तबादले का अधिकार नहीं है। दिव्या गोस्वामी समेत दर्जनों याचिकाओं पर 44 पृष्ठ के विस्तृत फैसले में न्यायमूर्ति अजित कुमार जी ने कहा कि प्रत्येक अध्यापक को अंतर जिला तबादला के लिए एक ही अवसर दिया जाएगा। केवल उस अध्यापिका को दूसरा अवसर मिलेगा जिसने नियुक्ति के बाद शादी किया है। उन अध्यापकों को भी तबादले का दूसरा अवसर मिलेगा जो गंभीर रूप से बीमार होंगे और उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत होगी। शारीरिक रूप से अक्षम अध्यापक को भी एक ही अवसर दिया जाएगा। सेना या अर्धसैनिक बलों में तैनात होने वाले जो माता पिता हैं, अगर उनका कोई पुत्र है उसमें, तो उनकी पत्नियां अगर सहायक अध्यापक है तो उनको भी दूसरा अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में कार्यरत जो अध्यापक हैं, उनके लिए अंतर जिला तबादले के संबंध में हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि नियुक्ति के समय अध्यापकों को 5 साल और अध्यापिकाओं को 2 साल पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रहना कंपलसरी है। इस अवधि में किसी का तबादला नहीं किया जाएगा। विशेष स्थिति में ही केवल अध्यापिकाओं को छूट मिलेगी। तो यहाँ पर कोर्ट ने 2 दिसंबर 2019 के शासनादेश के खंड 2 1 ए बी 16 और 17 को विरोधाभासी मानते हुए शून्य करार दिया है। सेवा काल में अध्यापकों को अंतर जिला तबादले का एक अवसर देने की सरकारी नीति को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अनिवार्य शिक्षा कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार को शर्तें लगाने का पूरा अधिकार है। यह सरकार का नीति का विषय है। कोर्ट ने इस फैसले में अंतर जिला तबादलों की जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ कर दी है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सीटेट की बहुप्रतीक्षित जो परीक्षा है वो अब 31 जनवरी दिन रविवार को होगी। परीक्षा जिस प्रकार से होती है बिल्कुल उसी प्रकार से होगी, लेकिन कुछ नए शहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। नए शहरों की लिस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर देख सकते हैं। और जो अभ्यर्थी नए शहरों में अपने परीक्षा केंद्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए 7 नवंबर से, यानी कि परसों से वेबसाइट ओपन होगी। 16 नवंबर तक आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। मनोवांछित यानी कि जो भी आप चाहते हैं बिल्कुल उसी हिसाब का परीक्षा केंद्र आपको अलॉट किया जाएगा। और हिंदी के चयनितों की दिक्कत एलटी गेट में जो चयनित हुए हैं उनकी दिक्कतें थोड़ी सी बड़ी हैं, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर थोड़ा सा संशय अभी फंसा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी और एलटी उत्तर प्रदेश की दोनों भर्तियां हैं, दोनों ही समकक्ष मानी जाती हैं, लेकिन कुछ नियमों में दोनों में अपवाद है। लाइक एज अगर आप टीजीटी हिंदी में आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपने संस्कृत पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट में और बीए लिया हुआ था, आपने बीए में आपने हिंदी पढ़ा हुआ है, तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। सेम यही कॉम्बिनेशन मान्य किया गया है एलटी ग्रेड के द्वारा, जो कि यूपीपीएससी ने परीक्षा करवाई थी। लेकिन एक कॉम्बिनेशन और भी है जो केवल टीजीटी में मान्य है कि अगर इंटरमीडिएट में आपने संस्कृत नहीं पढ़ा था और बीए में आपने हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा है कम से कम 2 साल तक, तो भी आप आवेदन करने के लिए मान्य है। तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो टीजीटी के अनुसार संस्कृत और हिंदी के साथ उन्होंने बीए अपना कंप्लीट किया था, तो ऐसे लोगों ने एलटी की परीक्षा भी पास कर ली है। लेकिन इन चयनितों को नियुक्ति देनी है या नहीं देनी है उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार जो वार्ता होती है, मामला अक्सर उसी के अनुसार आगे बढ़ता है। और नोटिफिकेशन में तो यही कहा गया था कि जो लोग इंटरमीडिएट में संस्कृत होंगे और बीए में हिंदी लेकर पास आउट रहेंगे, वही लोग हिंदी में अध्यापक बनने के योग्य माने जाएंगे। तो फिलहाल ये मैटर हिंदी के चयनितों के लिए अभी भी फंसा हुआ है। और डीएलएड 2018 की परीक्षा हो रही है, इसका पेपर जो है आउट हो गया है। 2 पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। पूरा जो प्रकरण है वो व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर नामजद एफआईआर हुई है। तो यहाँ पर मैटर ये है कि प्राथमिक स्कूलों में प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो 2 साल का बीटीसी जिसको अब डीएलएड कहते हैं, उसका जो पेपर हुआ है वो आउट हो गया है, कल का पेपर।
प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय ही तलाशी के दौरान मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर की हर सामग्री मिली। जीआईसी के उप प्रधानाचार्य वंशराज की ओर से चौक कोतवाली में महिला प्रशिक्षु और उसके भाई के विरुद्ध नकल करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में इन दिनों राजकीय और एडेड माध्यमिक कॉलेजों में डीएलएड के विभिन्न सेमेस्टरों की परीक्षाएं चल रही हैं। बुधवार को प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज में डीएलएड 2018 बैच अष्टम प्रश्न पत्र का इम्तहान 2 से 3 बजे तक होना था। परीक्षा शुरू होने से पहले मुख्य गेट पर प्रशिक्षु ज्योति के साथ राहुल मौर्य निवासी सैदाबाद हंडिया पहुंचे। ज्योति की तलाशी के दौरान मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप D18 पर ग्रुप एडमिन मनोज की ओर से पेपर की हल सामग्री और अन्य चीजें पोस्ट की गई थी। सहायक अध्यापक अखिलेश कुमार, राजेंद्र यादव, डॉक्टर इफत परवीन और अहमद सिद्दीकी को पेपर शुरू होने से 15 मिनट पहले ही मोबाइल से अनुचित सामग्री मिल गई थी। परीक्षा के पेपर से मिलान करने पर काफी सवाल मोबाइल पर हल मिले हैं। जीआईसी के उप प्रधानाचार्य वंशराज की ओर से चौक कोतवाली में प्रशिक्षु और उसके भाई को नामजद करते हुए मुकदमा लिखवाया गया है। जीआईसी के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर की हल सामग्री मिली है, इसलिए रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को रिपोर्ट भेजी जा रही है। उधर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि उन्हें जीआईसी की रिपोर्ट का इंतजार है। तो ये जो है डीएलएड 2018 का परीक्षा का पेपर आउट हुआ है। और दोस्तों यूपी SSSC बहुत जल्दी 488 पदों पर भर्तियां करेगा। ये जो पद हैं वो नगरीय निकायों से संबंधित होंगे और इसका अध्याचन भी यूपी SSSC को भेजा जा चुका है, यानी कि प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हालांकि कुल जो पद हैं उनकी संख्या करीब 3000 है और 17 नगर निगमों में समूह ग के 850 से अधिक पद खाली हैं। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में 2200 से अधिक पद अभी खाली हैं, मतलब कुल लगभग 3000 पद रिक्त हैं। लेकिन पहले चरण में 500 पदों पर अबाउट 488 मतलब नियर अबाउट 500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू की जाएगी। तो यह एक गुड न्यूज़ है। आप लोग अगर अपनी तैयारी को मतलब इस वजह से आप लोगों ने ब्रेक कर दिया है कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो यकीन मानिए कि आप लोग अपनी तैयारी को ब्रेक मत कीजिए। करंट अफेयर्स को लगातार पढ़ते रहिए, स्टडी जीके में अपनी पकड़ को बनाए रखिए, नोट्स वगैरह बनाते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं आगे तो होंगी ही, वैकेंसीज तो आएंगी ही, लेकिन सफल वही होंगे जिनके पास एक दीर्घकालीन रणनीति है। और जो लोग मात्र कुछ चीज़ों को पढ़कर तुक्के की सहायता से अगर परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं तो फिर उनके लिए मेरी कोई सलाह नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर यूपी टीजीटी और पीजीटी में आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं और इसका जवाब मैं आपको देता हूँ बिल्कुल नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या जाति और निवास फॉर्म भरने के बाद बनवा सकते हैं। दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 30 नवंबर है। 27 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पैरा 1.6 देखेंगे तो नोटिफिकेशन का पैरा 1.6 उसमें दिया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। दूसरी बात ये जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बोर्ड जो है वो अभ्यर्थियों को पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है। ये है पैरा 12.4 और 12.5। इसलिए विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। आवेदन तभी करें जब वे संतुष्ट हो जाएं कि विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप आ रहा है। और लास्ट पैरा, ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं है, उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी तो आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है जब आप आवेदन कर रहे हैं कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। अगर मान लेते हैं कि आप जाति और निवास फॉर्म भरने के बाद जो है बनवाते हैं तो उस पर डेट भी रहेगी। आपने अपना जाति और निवास अगर मान लेते हैं आप दिसंबर में बनवाया तो उस पर लिखा रहेगा कि अमुक तारीख दिसंबर 2020 में आपका जाति और निवास
जो है ये बना है। लेकिन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। तो ये चीजें ये होगी कि जब आप आवेदन कर रहे थे उस समय आपके पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो मौजूद नहीं थे, आपने डॉक्यूमेंट्स बाद में बनवाए हैं, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कई अभ्यर्थी इस वजह से, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि पिछली भर्तियों में अभ्यर्थियों को मात्र इसी वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ी क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंट था वो बाद में बना था। तो देखिए आपके पास पर्याप्त समय है, थोड़ा सा एफर्ट कर लेंगे तो सारी चीजों को कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आराम से आवेदन कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं कि कितना पुराना चल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप पूरे विज्ञापन को ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं पर एक लाइन भी नहीं दिया गया है कि जाति और निवास प्रमाण पत्र ये कितना पुराना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे मुताबिक अगर आपने पिछले 2 सालों में, मतलब अगर 2018 के बाद का आपका जाति और निवास है और उसमें कोई बदलाव अभी तक आपने नहीं किया, यानी कि निवास स्थान आपका बिल्कुल वही है, लोकेशन आपने नहीं बदली है और दोनों चीजें ऑनलाइन शो हो रही हैं, तो वो आपके लिए मतलब उसको माना जाएगा कि वो सही है। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने के दौरान आपने बनवाया है तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाएं। और मेरी तो आपसे यही राय है कि अगर पिछले 6 महीने के दौरान का नहीं है तो नया बनवाने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, नया बनवा लीजिए, आपकी नौकरी का सवाल है। क्योंकि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर हेल्पलाइन जो जारी किया गया है आयोग के द्वारा, उस पर बात करने से भी कोई बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है। तो फिलहाल नया बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, नहीं तो कम से कम इतना जरूर कीजिएगा कि अगर 2018 या तो उसके बाद का बना हुआ है तो वो ऑनलाइन शो जरूर होना चाहिए। अगर उसके पहले का है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है बनवा ही लीजिए नया, ठीक है। और बाकी ये आपके विवेक पर निर्भर करता है क्योंकि नोटिफिकेशन में तो कोई बात लिखी नहीं गई है, लेकिन ऑनलाइन शो होना चाहिए, ये बात बिल्कुल श्योर कर लीजिएगा कि ऑनलाइन शो होना मस्ट है। फिलहाल निजी स्कूलों ने लिया ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने का फैसला। ये जो न्यूज़ है दिल्ली से निकल के आ रही है कि दिल्ली के जो बजट स्कूल हैं उसमें काफ़ी कम अभिभावक जो हैं फीस जमा करा रहे हैं। ऐसे में जो निजी स्कूलों के बच्चे हैं उनको जो ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है उसको बंद करने का फैसला लिया गया है। स्कूलों का कहना है कि फीस नहीं मिलने के कारण शिक्षकों को वेतन देना मुश्किल हो गया है। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने कहा कि बीते 8 महीने में काफी कम अभिभावक फीस दे रहे हैं। शुरू में 50-60% अभिभावक फीस जमा करा रहे थे, लेकिन नवंबर आते आते ये जो मात्रा है वो 10% रह गई है। तो इस वजह से जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको बंद करने की बात जो निजी स्कूल है वो कर रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आरसी जैन ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्वीन मेरी नार्दन स्कूल के केस नंबर WBC देश में 8 जुलाई 2020 को फैसला दिया था कि अभिभावक सक्षम होते हुए भी फीस जमा नहीं कराते हैं तो उनके बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं बंद की जा सकती हैं। दिल्ली सरकार ने अभिभावकों से मासिक आधार पर फीस लेने का आदेश दिया था, जिसे सभी स्कूलों ने लागू किया था। तो यह वजह है। और लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आई थी UPSSC में 2016 में। 15 सितंबर 2016 को आयोग ने लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकाली थी। तो इसमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनकी कट ऑफ जो थी वो मार्क्स से अधिक थी, लेकिन चयन सूची में उनका नाम नहीं था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने जिन पदों पर नियुक्ति हो चुकी थी उनको छोड़कर शेष पदों पर नियुक्ति न करने का आदेश दिया था। बाद में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने कोर्ट से गुजारिश की कि लैब टेक्नीशियन की कमी है और इस समय पद भरे जाने आवश्यक है। तो एकल पीठ ने नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया और याचिकाएं खारिज कर दी थी। 9 सितंबर 2020 के इस फैसले के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई, जिसे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खाली बचे पदों को भरने पर फिर से रोक लगा दी है। तो ये खबर है लैब टेक्नीशियन UPSSC भर्ती के लिए। और LT ग्रेड शिक्षकों को 15 दिन में पदभार ग्रहण कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। और अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर अंजना गोयल ने पत्र लिखा है कि प्रदेश के अमरोहा, कानपुर, जौनपुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, देवरिया, उन्नाव के जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर कहा है कि चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है, इन जिलों में उपचुनाव चल रहा है। तो अपर शिक्षा निदेशक ने आचार संहिता हटने के बाद चयनित शिक्षकों को पदभार ग्रहण कराने का निर्देश दे दिया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक TGT और PGT 2020 का सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो आप studyvithgyanprakash.com पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी तैयारी कैसे करें UP, TGT और PGT के लिए, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में आपको सभी किताबों की लिस्ट भी दी गई है जिसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं।
ये 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, इससे आप जुड़ जाइएगा। सर्च करिए @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, ये ग्रुप मिलेगा, इससे आप कनेक्ट हो जाइएगा। साथ ही साथ TGT PGT 2020 ये ग्रुप मिलेगा। दोनों ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर हैं। और फ्रेंड्स, अब चलते चलते एक खबर ऐसी जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई नहीं है, अगर जो लोग चाहें तो इस खबर को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन खबर ऐसी है कि थोड़ी सी मतलब लगती है कि भावुक करने वाली खबर है। तो यहाँ पर बच्चे को बैग में रखकर दूसरे के घर छोड़ा गया और कहा कि मजबूरी है पाल लो। मामला जो है वो अमेठी से है। जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के गांव त्रिलोकपुर में मंगलवार सुबह एक बैग में 5 माह का बच्चा मिला। बैग में बच्चे के लिए सर्दियों के कपड़े थे, जूता, साबुन, विक्स, दवाएं और 5000 रुपए रखे थे। साथ में बच्चों के पिता की ओर से अंग्रेजी में लिखा पत्र भी है। पत्र में बच्चे को खतरा बताते हुए 5-6 माह पालने की विनती और इसके एवज में पैसे देने का वादा किया गया था। थाना अध्यक्ष मिथिलेश सिंह ने बताया कि बच्चा गांव के आनंद ओझा के घर के सामने मिला। फिलहाल यह आनंद के परिवार के ही पास है। बच्चा किसने छोड़ा, इसकी जांच की जा रही है। और एक बहुत ही भावुक अपील थी खत में, हमने आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है, इसलिए अपना बच्चा आपके पास रख रहा हूँ। बच्चे की माँ नहीं है, परिवार में ही इसे खतरा है। 5-6 माह सब कुछ ठीक कर मैं इसे ले जाऊंगा, तब तक हर माह 5000 रुपये मैं आपको दूंगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इस बच्चे को संभाल लो। मेरी कुछ मजबूरी है, यह बात किसी को मत बताना, कह देना बच्चा आपके किसी दोस्त का है जिसकी बीवी कोमा में है। मेरा एक ही बच्चा है। आपको और पैसा चाहिए तो बता दीजिएगा, भगवान न करे अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो मैं आपको दोस्त नहीं दूंगा। फिलहाल ये खबर तो अखबारों में आ गई है और ये जो है काफी भावुक करने वाली खबर है। फिलहाल फ्रेंड्स, आज की न्यूज में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।